वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी बीए के चौथे सेमेस्टर में कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले समाजशास्त्र में, उन्हीं के बारे में चर्चा करूंगा। समाजशास्त्र अगर आपका सब्जेक्ट है, आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं बीए के, तो आपको भारत में सामाजिक समस्याएं और मुद्दे, ये आपका पेपर का नाम है, यही आपको पढ़ना है। यहाँ से बनने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानने का प्रयास रहता है हमारा। यानी कि ये वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और लिखित वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से लिखित क्वेश्चंस और आंसर्स आपके समझ दिखाई पड़ेंगे। यानी ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है और आप लोग जानते होंगे, अगर इससे वाकिफ होंगे तो आपको पता होगा। अब आइए हम प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो है कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। यानी एक रिवीजन क्लास के तौर पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, विचलन की दो परिभाषा दीजिए। विचलन, सबसे पहले ये बात, विचलन जो है आपका चैप्टर नंबर 1 है। विचलन में आपको क्या पढ़ना होता है? विचलन किससे कहते हैं? विचलन का मतलब होता है विचलित हो जाना। किससे विचलित हो जाना? सामाजिक नियमों से विचलित हो जाना। किससे भैया? जो समाज के नियम हैं, उन्हीं सामाजिक नियमों से क्या हो जाना? सामाजिक नियमों से विचलित हो जाना, यानी सामाजिक नियमों को ना मानना, सामाजिक मानदंडों को ना स्वीकार करना। जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, सामाजिक क्रियाकलाप हैं, जब आप उनके विपरीत काम करने लगते हैं, ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति या ऐसे करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो विचलन, एक प्रकार से वो प्रक्रिया होती है विचलन की, तो इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति जो है विचलित हो जाता है मार्ग से। यानी वो समाज के नियमों को नहीं मानता है, सामाजिक मानदंडों मानदंडों को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो विचलन होता है। विद्वानों ने इसको अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया, जैसे कि जॉनसन महोदय ने कहा कि विचलित व्यवहार किसी सामाजिक मानदंड अथवा आदर्श नियम का उल्लंघन करना ही नहीं होता, बल्कि एक ऐसा व्यवहार होता है, मानक मतलब ये विचलन, जिसमें क्या होता है, जिसमें नियमों का उल्लंघन जानबूझ करके किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो उल्लंघन का मतलब, जैसे जो समाज में नियम है कि आप जो है दूसरी जाति में विवाह नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण के यहाँ शादी करते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय के यहाँ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही वैश्य वैश्य के यहाँ और शूद्र शूद्र के यहाँ शादी करते हैं। अब क्या हो जाए कि अगर कोई ब्राह्मण जा करके किसी क्षत्रिय के यहाँ शादी कर ले, या किसी वैश्य के यहाँ शादी कर ले, किसी शूद्र के यहाँ शादी कर ले, या कोई शूद्र ब्राह्मण से शादी कर ले जा करके, तो ये सिचुएशन जब उत्पन्न हो जाएगी, तो एक प्रकार से आपको बता दूं, प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह मैंने पढ़ाया होगा। तो प्रतिलोम विवाह होता है कि जब कोई निम्न वर्ण का लड़का उच्च वर्ण की लड़की के साथ शादी कर ले, तो वो प्रतिलोम विवाह होता है, जो मान्य नहीं है समाज की दृष्टि से। तो समाज की दृष्टि से मान्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वही कर लेता है, तो और जानबूझ करके करता है, उसको पता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी वो करता है, वो सामाजिक नियमों को नहीं मानता, सामाजिक क्रियाकलापों को नहीं स्वीकार करता है, सामाजिक मानदंडों में विश्वास नहीं रखता है, तो एक प्रकार से वही व्यक्ति जो होता है वो विचलित व्यक्ति होता है। वही प्रक्रिया विचलन कहलाती है। तो विचलित व्यवहार किसी सामाजिक मानदंड अथवा जो आदर्श नियम है जिसको पूरा समाज मानता है, उन्हीं नियमों का उल्लंघन करना किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी समूह के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, किसके भी द्वारा हो सकता है। और इसके अलावा जानबूझ करके नियमों का उल्लंघन किया जाता है। पता होता है कि भाई अगर इस नियम का हम उल्लंघन करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। अल्बर्ट कोहन महोदय बड़े अच्छे विद्वान हैं। इन्होंने कहा विचलन की परिभाषा को देते हुए कि विचलन का तात्पर्य केवल अपराध या बाल अपराध से नहीं होता है। विचलन, जैसे देखें, अपराध क्या होता है? समाज में जो अपराध किया जाता है, सामाजिक दृष्टि से जो अपराध होता है, वही विचलन होता है। यानी विचलन मतलब कि सामाजिक, अगर आप नियम कायदों को नहीं मानते तो आप एक अपराधी हैं समाज की दृष्टि से। लेकिन अब आईपीसी बन गया है। आईपीसी का मतलब क्या होता है? इंडियन पीनल कोड, मतलब कि जिसको आप बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, या जिसको आप और बोलते हैं उर्दू में क्या, ताजे-राते हिंद। ताजे-राते हिंद आप लोगों ने पुरानी मूवीज़ जब देखे होंगे तो उसमें बोलते हैं जज वगैरह कि ताजे-राते हिंद दफ़ा 302 या 306 या 304 के तहत ऐसे-ऐसे सज़ा सुनाई जाती है। सारी चीज़ बताते हैं ना? तो आईपीसी का ही एक प्रकार से मतलब आईपीसी में सेक्शंस हैं, धाराएँ हैं। उन्हीं धाराओं में लिखी हुई बातें, कुछ लिखी हुई बातें होती है हर एक धारा में। तो अगर उस धारा का आप उल्लंघन करते हैं, उस धारा के खिलाफ काम करते हैं,
तो एक प्रकार से या उस धारा में जो कानून है उस कानून का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, उस धारा में, तो उस कानून मतलब उस कानून के उल्लंघन पर जो दंड का प्रावधान होता है वही एक प्रकार से लिखा हुआ है। यानी भारतीय दंड संहिता जो होती है, अब उसको तो न्याय संहिता कर दिया गया है भारतीय दंड संहिता को, अच्छा नहीं लगता है दंड संहिता, न्याय संहिता, ठीक है। तो आईपीसी जो है एक प्रकार से जो सेक्शन है इनके बहुत सारे हैं, उन्हीं सेक्शन का जब एक प्रकार से कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है, उस सेक्शन को नहीं मानता है, तो उसको दंड मिलता है और इसके लिए न्यायालय जो होता है उसको सजा सुनाता है। तो एक प्रकार से ये तो हो गया आज के युग में, लेकिन जब समाज था यानी राज्य नहीं था, राज्य के ऐसे नियम ढांचे नहीं थे, अभी भी आप समाज में देखेंगे, आप अगर अंतरजातीय विवाह समाज में करते हो तो समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करता है। अंतरजातीय विवाह मतलब कि मतलब बहिर्जातीय विवाह करते हो, मतलब दूसरी जाति विवाह कर लेते हो, ठीक है। अंतरजातीय और अंतःजाति 2 होता है। अंतरजाति का मतलब होता है दूसरी जाति में, और आपका जो होता है अंतःजाति का मतलब होता है कि अपनी ही जाति में। तो अगर आप दूसरी जाति में शादी करते तो समाज नहीं मानता, तो समाज की दृष्टि से आपने अपराध किया, आप विचलित हो गए, ठीक है। तो सामाजिक अपराध है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। तो अल्बर्ट कोहन कहते हैं कि विचलन का तात्पर्य केवल अपराध या बाल अपराध से नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक उस व्यवहार से होता है जो सामान्य से स्वीकृत आचरणों के उल्लंघन के रूप में होते हैं। यानी कि जो सामान्य नियम कायदे हैं, जो सभी लोग मानते हैं, उसको अगर आप ना माने तो वही एक प्रकार से विचलन होता है। क्लियर? तो इस तरीके से अलग-अलग विद्वानों ने बताया जो है इसकी किसकी परिभाषा भैया? मतलब इसकी विचलन की, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका विचलन। विचलन के बारे में निश्चित तौर पर आपको समझ में आ गया होगा कि विचलन होता क्या है। बाकी मॉडल पेपर मैं और आपको समझा दूंगा। विचलन में क्या होता है? अर्थ की व्यापकता होती है, सामाजिक आदर्शों के द्वारा परिभाषित होता है विचलन। इसके अलावा मतलब परिभाषा की परिवर्तनशीलता भी होती है, डेफिनेशन चेंज होती रहती है। कभी कभी क्या होता है, सती होने वाली स्त्रियां, सती प्रथा की अगर बात करें, सती होने वाली स्त्रियां देवी के रूप में प्रतिष्ठित थीं। तो आज कोई भी स्त्री यदि अपने मृत पति के शव के साथ जलने का प्रयास करेगी तो वह आत्महत्या की दोषी मानी जाएगी और दंडनीय एक प्रकार से काम होगा। लेकिन पहले जब कोई व्यक्ति, कोई स्त्री जो होती थी अपने पति के साथ कूद जाती थी उसके चिता में, तो उसको देवी माना जाता था, उसको बहुत बड़ी सती माना जाता था, सावित्री माना, मतलब एक प्रकार से बहुत बड़ा काम करना माना जाता था। लेकिन आज क्या है? आज वो अपराध है। तो इसीलिए एक प्रकार से आप देखेंगे, ये एक प्रकार से कई सारे मानदंड होते हैं, उन्हीं मानदंडों के अकॉर्डिंग परिभाषाएं बदलती रहती हैं। आगे देखें, दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक और द्वितीयक विचलन का उल्लंघन सबसे पहले किसने किया था? प्राथमिक और द्वितीयक उल्लंघन का सबसे पहले जो एक प्रकार से विचलन का उल्लंघन सबसे पहले किसने किया? तो प्राथमिक और द्वितीयक विचलन का उल्लंघन यहाँ पर उल्लेख करेंगे। उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? उल्लेख उल्लेख किसने किया था? उल्लेख सर्वप्रथम एडविन लेमर्ट महोदय ने, उनकी एक पुस्तक है सोशल पैथोलॉजी। सोशल पैथोलॉजी पुस्तक में प्राथमिक और द्वितीयक विचलन के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया। किसने? एडविन लेमर्ट ने। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ सकता है और अति लघुत्तरीय में जो आपका लिखित पेपर होता है उसमें आएगा। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, अपराध की कानूनी परिभाषा दीजिए। अपराध की कानूनी परिभाषा देखिए, कानूनी आधार पर केवल उन्हीं कार्यों को अपराध कह सकते हैं आप जिनसे राज्य के कानूनों का उल्लंघन प्रमाणित होता है और जिनके कारण राज्य द्वारा एक निश्चित दंड दिया जाता है। तो अपराध ये होता है। अपराध की अगर बात की है तो अपराध को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्राइम बोलते हैं। क्राइम जो शब्द है ये अंग्रेजी शब्द का मतलब अंग्रेजी शब्द है। कौन सा शब्द? क्राइम। क्राइम शब्द की अगर बात की जाए तो क्राइम शब्द किससे बना हुआ है? क्राइम शब्द बना हुआ है क्रीमेन शब्द से। क्रीमेन शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द क्रीमेन से बना हुआ है क्राइम। इसका मतलब होता है निर्णय, मतलब इसका अर्थ क्या होता है? निर्णय देना, ठीक है। ग्रीक में क्रीमेन शब्द का अर्थ अलगाव होता है या संघों के रूप में, या निर्णय मतलब किसी निर्णय का बोध करवाता है। बाद में चल करके ग्रीक और लैटिन के निर्णय का बोध ना रह करके इसका मतलब बदल गया। संस्कृत में आप देखते हैं कर्म, इसका मतलब होता है कर्म जो निर्णय के समीप होता है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे अपकर्म, पाप कर्म, अपकृत्य, अपराध, ये एक प्रकार से आजकल क्राइम या क्रिमिन का शब्द का मतलब हो गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऐसा कर्म अकर्म करें, यानी कि ऐसा कर्म जो कि एक प्रकार से जो है तमाम सारे लोगों को हानि पहुंचाता हो, या ऐसा कर्म जो कि जिससे दूसरों को हानि होती हो, इस तरीके से आप करते तो वही अपराध होता है। इलियट और मेरिल बड़े जबरदस्त विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि अपराध जो होता है वो कानून द्वारा निषिद्ध यानी वर्जित वह कार्य होता है जिसके बदले में उसके कर्ता को, यानी जो अपराध करता है उसको मृत्यु, जुर्माना, कैद, कामघर, सुधार गृह
और भी तमाम प्रकार के जो है कारागृह होते हैं, जेल होता है, उस सब में भेज दिया जाता दंड के स्वरूप में, ताकि उनको दंड मिल गया। ठीक है, तो अपराध की अगर बात की जाए तो अपराध ये होता है। अपराध की अगर बात की जाए तो अपराध को इलियट और मेरिल की बात की जाए तो उन्होंने दो प्रकार से बांटा है। एक होता है कदाचार या कम गंभीर अपराध। ठीक है, जैसे जुआ खेल रहे हैं, आप मद्यपान कर रहे हैं, बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं, तो ये सब आपकी जो है आपका कदाचार हो गया। कदाचार यानी कम गंभीर अपराध। दूसरा होता है महाअपराध। महाअपराध को इलियट और मेरिल ने बांटा है। तो महाअपराध जो होता है उसको बोलते हैं गंभीर अपराध। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फेलोनी। फेलोनी की अगर बात की तो अगर आप किसी को एक प्रकार से जैसे आप किसी की हत्या कर दें, बलात्कार कर दें, देशद्रोही कोई काम कर दें, तो आपको एक प्रकार से आप महाअपराधी हो। ठीक है, तो अपराध भी कई कैटेगरी होती हैं, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसको बताया है। हेग महोदय ने अपराध को 3 तरीके से बांटा। एक व्यवस्था के विरुद्ध अपराध, जैसे कि अगर आप जुआ खेलते हैं, दंगा करते हैं, शराब पी करके सड़क पर घूमते हैं, तो ये आपका व्यवस्था के विरुद्ध अपराध हो जाएगा। दूसरा अपराध होता है संपत्ति के विरुद्ध अपराध, जैसे कि अगर आप संपत्ति को किसी की क्षति पहुंचाते, जैसे कि आप चोरी करते हैं, ठीक है, किसी को ठगी करते हैं, किसी के घर में डाका डालते हैं, तो ये सब संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो गया। तीसरा जो अपराध का प्रकार होता है हेग महोदय के अनुसार, वो होता है व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, यानी कि जब किसी व्यक्ति को आप डायरेक्ट हानि पहुंचाते हैं, तो जैसे आप किसी पर हमला करते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, किसी का बलात्कार कर देते हैं, तो ये अपराध आपके हो जाते हैं व्यक्ति के विरुद्ध अपराध। यानी अपराध आप व्यवस्था के खिलाफ अपराध करेंगे, पहला अपराध, दूसरा संपत्ति के खिलाफ, तीसरा व्यक्ति के खिलाफ। ये 3 प्रकार के अपराध हैं। इसी तरीके से बोगर महोदय ने अपराध को 4 श्रेणियों में बांटा। पहला अपराध आर्थिक अपराध, जब आप चोरी करें, डकैती करें, तो ये आर्थिक तंत्र से रिलेटेड है, यानी धन प्राप्त करना जिस अपराध का उद्देश्य हो। दूसरा होता है यौन अपराध, यानी जब आप बलात्कार करें, मतलब आप प्राकृतिक यौन संबंध बनाए किसी से, गैर कानूनी वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दें, यौन अपराध से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा आपका होता है राजनीतिक अपराध कोई करें, यानी कि देशद्रोही, सांप्रदायिकता भड़काएं, राजनीतिक अपराध करें, ऐसे तमाम प्रकार के। चौथा होता है विविध अपराध। विविध अपराध में जैसे कि ये तमाम प्रकार के अपराध की श्रेणी में जो नहीं आते हैं वो सबको रख देते हैं। इस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अपराध को कैटेगराइज किया है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अपराध ये होता है। टैफ्ट महोदय कहते हैं कि वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसा कार्य है जो कानून के अनुसार क्या होता है, दंडनीय होता है, यानी कि एक ऐसा काम जो कि एक प्रकार से कानून के हिसाब से दंडनीय है, कानून के हिसाब से ठीक नहीं है, वही काम एक प्रकार से अपराध होता है। मावरर कहते हैं कि अपराध कोई भी वह क्रिया हो सकती है जिससे क्या हो, कानून का उल्लंघन होता हो। कानून क्या होता है, आईपीसी में सारी बातें लिखी हुई हैं, अगर उन लिखी हुई बातों के खिलाफ आप काम करते हो तो आप अपराधी हो। ठीक है, आगे देखेंगे। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोम्ब्रोसो द्वारा बताए गए अपराधों के प्रकारों के नाम बताइए, स्पष्ट कीजिए। तो लोम्ब्रोसो की अगर बात की जाए, लोम्ब्रोसो महोदय ने क्या किया है, लोम्ब्रोसो की अगर बात की जाए तो इन्होंने अपराधों के कई प्रकार बताए। इटली के अपराध शास्त्री हैं लोम्ब्रोसो। इन्होंने अपराधी को 5 प्रकार का बताया कि अपराधी जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अपराधी होते हैं? पहले अपराधी होते हैं जन्मजात अपराधी, यानी कि जो पैदा होते ही अपराधी होते हैं, शुरुआत से ही, बहुत छोटे से ही। दूसरे होते विक्षिप्त अपराधी, तीसरे होते आवेग युक्त अपराधी, चौथे होते आकस्मिक अपराधी, और पांचवे होते अभ्यस्त अपराधी, यानी जो बहुत ज़्यादा अभ्यस्त हो जाते हैं, लगातार अपराधी करते हैं। आकस्मिक मतलब अचानक में या कभी कभी कर लिया। ठीक है, आवेग आवेग युक्त कभी गुस्से में आकर के अपराध कर दिया। विक्षिप्त अपराधी कहीं पर एक प्रकार से अगर वो उनको अलगाववादी समस्या या लगातार उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, ऐसी स्थिति में कर दें। तो इस तरीके से 5 अपराधी होते हैं लोम्ब्रोसो के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए, ब्रोस्टल स्कूल से क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न आया हुआ है, आपकी बार भी आएगा। ब्रोस्टल स्कूल क्या होता है जानते हैं? ब्रोस्टल स्कूल जो होता है एक सुधारवादी संस्था होती है। सुधार का कैसे, मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति 18 साल से लेकर के 21 साल का है, तो 18 साल से लेकर के 21 वर्ष के किशोर अपराधी जो होते हैं, मान लेते हैं 18 साल से लेकर के 21 साल का कोई बच्चा है, उसने अपराध किया है, तो उस बच्चे को जेल ना भेज करके उसको सुधार गृह यानी कि ब्रोस्टल स्कूल भेजते हैं। ब्रोस्टल स्कूल 2 प्रकार के होते हैं, एक बंद और दूसरे खुले। बंद ब्रोस्टल संस्था की प्रकृति काफ़ी सीमा तक जेलों की तरह होती है, लेकिन इनमें किशोर अपराधियों से बहुत सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के साथ ही उन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है, टेक्नोलॉजिकल जानकारी दी जाती है, नैतिक शिक्षा और संगीत, व्यायाम, ये सब जो है सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वहाँ पर आप सीख सकते हैं। और जो खुली ब्रोस्टल संस्था होती है वो एक शिविर की तरह होती है, जिसमें किशोर अपराधियों को अपने आचरण में सुधार करने का पूरा अवसर दिया जाता है
और भारत में लगभग 11 राज्यों में इस तरह के ब्रोस्टल स्कूल काम कर रहे हैं, खुले टाइप के, ठीक है। तो ये ब्रोस्टल स्कूल होते हैं जिसमें बच्चों को एक प्रकार से पढ़ाई लिखाई, बच्चों को एक प्रकार से उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं ये करी जाती हैं, ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं वो सुधर जाएं और दोबारा अपराध ना करें। अपराध एक प्रकार से करने के पीछे एक लॉजिक होता है और एक कारण होता है, तो उस कारण को जान करके बच्चे दोबारा से ऐसे अपराध ना करें, इसके लिए वहाँ पर मतलब उनको बताया जाता है कि अपराध अगर आप करेंगे तो यही होगा। इसलिए अपराध करने के बाद में उसका प्रायश्चित करने के लिए दंड दिया जाता है, ठीक है। ब्रोस्टल स्कूल में उसको तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं, सुख ज़्यादा नहीं मिलते हैं, और पढ़ने लिखने के लिए सुविधाएं दी जाती है, ताकि जो है आगे जब बाहर निकले जेल से तो उसको एक प्रकार से किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और वो स्वनिर्भर हो, आत्मनिर्भर हो। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रिमांड गृह का क्या अर्थ है? रिमांड गृह का क्या अर्थ है भाई? तो वर्तमान कानूनों में यह व्यवस्था है कि पकड़े गए बाल अपराधी को पुलिस की हिरासत में न रख करके एक विशेष गृह में रखा जाता है, जिसे रिमांड गृह अथवा संक्षेपण संप्रेक्षण गृह बोलते हैं रिमांड गृह को। तो रिमांड गृह क्या होता है? एक व्यवस्था होती है जिसमें अपराधी को पकड़ करके पुलिस क्या करती है, उसको हिरासत में लेती है, हिरासत में ना रख करके एक विशेष घर में लेकर के जाती है, गृह में लेकर जाती है, जिसको रिमांड गृह कहते हैं। और यहाँ लाए गए बच्चों को या लाए गए जो व्यक्ति होते हैं उनको 24 घंटे के अंदर किसी न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। जैसे जेल में नहीं भेजते हैं, पहले आप जाएंगे तो थाने में बंद कर देंगे, थाने में एक घर होता है थोड़ा सा एक मतलब वैसे होता है, उसमें बंद कर देंगे। तो अगर आप अपनी गलती कबूल कर ले रहे हैं, नहीं कबूल कर रहे हैं, तो मतलब कि उसमें ठुकाई भी होती है अगर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, मतलब कि अगर आप अपराधी हो, मतलब देखिए दो चीज़ होती है, एक होता है आरोपी, दूसरा होता है अपराधी। आरोपी आप तब तक होते हैं जब तक आपके ऊपर मतलब जो आरोप है वो सिद्ध ना हो जाए। अपराध सिद्ध होने के बाद में आप अपराधी बनते हैं, उससे पहले आप आरोपी होते हैं, ठीक है। आप कोर्ट में जाएंगे तो आप पुलिस आपसे अगर ज़बरदस्ती आपसे कोई आपका एक प्रकार से जो है कहती कि आपने ये काम किया है और आपने नहीं किया है, ज़बरदस्ती आपसे कबूलना चाहती, तो आप नहीं कबूल कर सकते। आप यहाँ पर पुलिस से पुलिस के सामने बोल दीजिए हाँ हाँ भैया हमने किया है, लेकिन वहाँ पर न्यायालय में जाकर के आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे एक प्रकार से डरा धमका करके ऐसा बयान लिया गया है। तो इस कई प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हो उसमें, ठीक है। हालाँकि ये सब करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आप ऐसी सिचुएशन ही ना क्रिएट करें जिससे आपको कभी ऐसे गृह में जाना पड़े, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है आपके अब जो है अधिकार ये होते हैं कि अगर आपको कोई पुलिस पकड़ करके ले जाए, कोई आपने अपराध किया है, तो उसको पकड़ करके जब 24 घंटे तक एक प्रकार जेल में रखी, 24 घंटे के अंदर-अंदर आप एक प्रकार से अपना वकील कर सकते हैं। और इसके अलावा 24 घंटे के अंदर अगर आपको वो एक प्रकार से न्यायाधीश के सामने नहीं पेश करती है पुलिस, तो आप एक प्रकार से पुलिस के खिलाफ केस भी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट होती है, उसको जारी करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा संप्रेक्षण गृह में निराश्रित, घर से भागे हुए अथवा किसी सामान्य अपराध में पकड़े गए बच्चों से परिवीक्षा अधिकारी जो होता है, उसके द्वारा बहुत ही स्वाभाविक रूप से बातचीत करके अपराध के कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है। इसका उद्देश्य बाल न्यायालय के सामने उसके मामले को बहुत सुलझे हुए ढंग से प्रस्तुत करना है। भारत में इस समय लगभग 280 से भी अधिक संप्रेक्षण गृह स्थापित किए जा चुके हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो ये होते हैं रिमांड गृह, ठीक है। बाल अपराधियों से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बाल अपराध का अर्थ बताइए। बाल अपराध एक निश्चित आयु से कम बच्चों के द्वारा किया जाने वाला अपराध है, ठीक है। कोई भी समाज विरोधी कार्य अपराध माना जाता है जो कि एक प्रकार से 18 वर्ष से नीचे के बच्चे करते हैं। कहीं कहीं पर 18 वर्ष किसी किसी देश में, किसी किसी की में 20, किसी की में 21, किसी में 14, ऐसे तमाम प्रकार के, जो देश के कानून के अनुसार निषिद्ध होता है कि कहाँ पर कैसा होगा। विभिन्न समाजों के कानून एक दूसरे से कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे जापान की अगर बात करें तो जापान में 14 साल का कोई बच्चा है और 20 साल के बीच का, अगर वो कोई अपराध करता है तो वो बाल अपराध कहा जाएगा, ठीक है। जैसे इसके अलावा स्वीडन की अगर बात की जाए तो स्वीडन में 9 से लेकर के 21 साल का कोई बच्चा अगर अपराध करता है तो वो बाल अपराधी माना जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग देशों में अलग अलग कानून है बाल अपराधियों के लिए। तो बाल अपराधी का मतलब यही कि बच्चा वयस्क नहीं था, उसके पहले उसने अगर कोई अपराध किया है तो वो बाल अपराधी कहलाएगा, वो बाल अपराध कहलाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। उसमें कुछ सज़ा कम होती, सुधार गृह भेज दिया जाता है बच्चों को, ताकि वो दोबारा से ऐसे अपराध के लिए जो है मोटिवेट ना हो और दोबारा ऐसे अपराध ना कर पाएँ, ठीक है। आगे देखिएगा, 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बाल न्याय अधिनियम बताएं। बाल न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार
किस आयु समूह से संबंधित लड़कों और लड़कियों को बाल अपराधी माना गया है? तो 7 साल से लेकर के 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं, अगर उन्होंने अपराध किया है, तो ऐसे बच्चों को बाल अपराधी माना जाएगा, ऐसे अपराधियों को। ये बाल न्याय अधिनियम आया था 1986 में, उसी के अनुसार ये आयु फिक्स करी गई है भारत में, ध्यान रखिएगा। 9वां प्रश्न है, अत्यधिक गंभीर अपराध करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के बाल अपराधियों की सुनवाई सामान्य अपराधियों की तरह करने का प्रावधान किस कानून के अंतर्गत किया गया है? तो बाल न्याय अधिनियम आया था 2015 में। इस 2015 के नियम के अनुसार बताया गया कि अपराध करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के जो बाल अपराधी हैं, उनकी सुनवाई सामान्य अपराधियों की तरह करने का प्रावधान भी किया गया है किसी विशेष परिस्थिति में। ठीक है। अगला क्वेश्चन से, वैधानिक रूप से अपराध से आशय मतलब अपराध, वैधानिक रूप से अपराध वह व्यवहार है जो कानून के अनुसार दंडनीय है। ये कथन किसका है? यानी अपराध की परिभाषा को देते हुए ये बात किसने कही कि वैधानिक रूप से अपराध वह व्यवहार होता है जो कानून के अनुसार दंडनीय होता है? तो उसको कहा था हालसबरी ने। ऑप्शन नंबर इसका मतलब ऑप्शन क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बन सकता है, लिखित में भी ऐसे आ सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम किसने और कब दिया था? श्वेत वसन अपराध क्या होता है? श्वेत माने होता है सफ़ेद, वसन माने होता है कपड़ा, यानी सफ़ेद कपड़ा पहन करके जब अपराध करते हैं। क्या इसका मतलब यही होता है? नहीं। व्हाइट कलर क्राइम इसको बोलते हैं। व्हाइट कलर क्राइम का मतलब होता है जैसे जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उच्च उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, वो खुद अपराध तो नहीं करते हैं क्योंकि उनका कपड़ा सफ़ेद होता है और उन पर दाग ना लग जाए। और ऐसे लोग हमेशा आप देखें नेता मंत्रियों के द्वारा या उच्च उच्च पदों पर जो बैठे हुए हैं, हर एक पदों पर, उनके द्वारा जब कोई अपराध करवाया जाता है, किया नहीं जाता, करवाया जाता है, तमाम प्रकार के बच्चों के द्वारा, तमाम युवाओं के द्वारा, तमाम जो है वयस्कों के द्वारा जब अपराध करवाया जाता है और उनके खिलाफ कोई केस भी नहीं होता है, जो बड़े लोग होते हैं, और उनके खिलाफ कोई पुलिस भी नहीं जाता, यानी पुलिस जानते हैं कि भाई कौन काम करवा रहा है, लेकिन जो बंदे कर रहे होते हैं वो पकड़े जाएंगे, जो जिन्होंने अपराध किया है वो पकड़े जाएंगे। उन्होंने तो निर्देश दिया, यानी माइंड एक प्रकार से गेम खेलते हैं लोग, और यानी कि एक प्रकार से जो है मेंटली एक प्रकार से लोगों को एक प्रकार से मोटिवेट करके अपराध करवाते हैं। और इस तरीके का जो अपराध होता है वो श्वेत वसन अपराध होता है, यानी कि जब बड़े बड़े लोग जो होते हैं अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और भी एक इसके अलावा लालच बस धन प्राप्ति के लिए, ज़्यादा धन कमाने के लिए ऐसे अपराध प्रायः किया करते हैं। ठीक है। तो श्वेत वसन अपराध का सीधा सीधा मतलब होता है कि बड़े लोग जो अपराध स्वयं नहीं करते हैं बल्कि वो अपराध करवाते हैं। ठीक है। एडविन सदरलैंड 1939 में सबसे पहले इन्होंने श्वेत वसन अपराध की अवधारणा को प्रस्तुत किया। श्वेत वसन अपराध वास्तव में होता क्या, इसकी परिभाषा विद्वानों ने क्या दी है? देखिए, श्वेत वसन अपराध की परिभाषा को देते हुए क्लिनार्ड महोदय कहते हैं कि कानून का वह उल्लंघन जो मुख्य रूप से व्यापारियों के द्वारा, व्यवसायियों के द्वारा जो कि बड़े बड़े हैं, राजनीतिज्ञों के द्वारा जैसे, या इन समूहों के द्वारा, राजनीतिक समूह, व्यावसायिक समूह या व्यापारिक समूह के द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया जाता है, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किया जाता है, अपने व्यवसाय को एक प्रकार से और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए ऐसे अपराध प्रायः करवाए जाते हैं। सदरलैंड कहते हैं कि श्वेत वसन अपराध को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे एक प्रतिष्ठित तथा उच्च सामाजिक स्थिति वाला व्यक्ति अपने पेशे के दौरान करता है। अपने पेशे के दौरान वो ऐसे अपराध करता है जिससे उसको फायदा होता है, और सामाजिक स्थिति, उच्च सामाजिक स्थिति वाला व्यक्ति या एक प्रतिष्ठित व्यक्ति करता है जो अपने व्यक्ति जो होता है अपने पेशे के दौरान ये अपराध करता है, दूसरों से करवा देता है, इसके खिलाफ कोई केस, कोई एक प्रकार से सबूत नहीं बचता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारतीय दंड विभाग, यानी भारतीय दंड विभाग की अगर बात की है तो धारा 161 में जो है एक प्रकार से बताई गई है, तो उसमें भ्रष्टाचार की क्या परिभाषा दी गई है? तो भारतीय दंड विधान धारा के 161 में भ्रष्टाचार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त, वैध माने एक प्रकार से ठीक ठाक तरीका, कानूनी तरीका, तो वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त अपने या किसी दूसरे के लिए जब कोई आर्थिक लाभ इसलिए लेता है कि सरकारी निर्णय को पक्षपात पूर्ण रूप से प्रभावित किया जाए, तो यह भ्रष्टाचार कहलाता है, और इससे संबंधित व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है, भ्रष्टाचारी, और उसके खिलाफ एक प्रकार से केस होता है और उसको दंड मिलता है। यानी भ्रष्टाचार एक प्रकार से जो होता है, करप्शन जिसको बोलते हैं, ये अपने आप को पैसा कमाने के लिए, अपने
एक प्रकार से उसको बढ़ाने के लिए अपने वर्चस्व को, अपने आप को एक प्रकार से, या सरकारी काम के खिलाफ जब काम होता है, या एक प्रकार से भेदभाव टाइप का कुछ कर देते हैं कि उनका हो गया, उनका काम, उन्होंने पैसा दिया और हमने नहीं दिया, हमारा काम नहीं हुआ, तो ये होता है आपका क्या, ये होता है भ्रष्टाचार। यानी जो काम आपका फ्री में होना था उसके लिए जब आप कोई पैसे ले, या कोई सोर्स वगैरह अलग करके हो जाए, ऐसे तमाम सारी चीज़, तो वो सब भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं उनके बारे में बताएं, बढ़िया प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, बताएंगे सभी लोग। भ्रष्टाचार के कारणों को बताइए। भ्रष्टाचार की अगर बात की है तो भारत में भ्रष्टाचार जो है वो काफ़ी हद तक है, और ज़बरदस्त तरीके से भारत में भ्रष्टाचार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार के कई कारण हैं भारत में। पहला कारण है दूषित राजनीति। दूषित राजनीति मतलब कि भारत में भ्रष्टाचार जो है वो राजनीति की ही देन है। राजनीतिज्ञ या बड़े बड़े जो उच्च पद वाले हैं उनके द्वारा ही कहीं ना कहीं पे कर दिया जाता है, तो छोटे लोग तो करेंगे ही। इसके अलावा राजनीति, प्रशासन तथा औद्योगिक जगत की मिली भगत भी है। इसका राजनीति, प्रशासन और औद्योगिक जगत यानी जो इकोनॉमिकल सेक्टर है और जो पॉलिटिकल सेक्टर है, आपस में मिली भगत है। सभी लोग एक प्रकार से लालच के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा धन बटोरने के चक्कर में क्या करते हैं, इसमें जनता ही पीसी जाती है, तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। कानूनी दोष भी है, कानून भी उतना सकारात्मक या अच्छे नहीं है जो कि इन सभी पर एक प्रकार से कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा नौकरशाही का असंतुलित विस्तार है। नौकरशाही का असंतुलित विस्तार है, इसके कारण से भी एक प्रकार से आप देखते हैं लगातार ये नौकरशाही के कारण से भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। इसके अलावा सेवा अस्थायीकरण के नियम भी आप देखेंगे, सेवा अस्थायीकरण के नियम से भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। संघवाद के दुरुपयोग से भी बढ़ता है। दंड की नरम नीति से भी बढ़ता है। सामाजिक मूल्यों यानी जो सोशल वैल्यूज़ हैं उसमें जब कमी आती है, उसमें हरासमेंट होता है तो भी होता है। काला धन के कारण से भ्रष्टाचार बढ़ता है। प्रशासन इसमें उदासीन हो जाता है, जो कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं पे मिला जुला हो सकता है इसमें, तो इस कारण से भ्रष्टाचार जो होता है वो एक प्रकार से बढ़ जाता है। तो ये कई कारण है भ्रष्टाचार के। अगला प्रश्न 15 नंबर, भारत में सूचना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में सूचना अधिनियम 2005 में पारित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है एडमिशन मतलब सॉरी एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, गुरनार मंडल की पुस्तक है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में प्रश्न कई बार आया हुआ है। और 2013 ईस्वी में भ्रष्टाचार के विरुद्ध होने वाला अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ, बताएं। तो अन्ना हजारे के नेतृत्व में 2013 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबसे बड़ा आंदोलन किया गया था। किसके द्वारा? अन्ना हजारे के द्वारा। 18 नंबर प्रश्न, साइबर अपराध का प्रेरक किसे माना जाता है? साइबर अपराध क्या होता है? साइबर अपराध कहते हैं जब किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति कंप्यूटर के मामले से रिलेटेड अपराध करता है, जैसे कि किसी की जीमेल अकाउंट हैक कर लिया, यूट्यूब चैनल हैक कर लिया, फेसबुक हैक कर लिया, या किसी का मोबाइल चला रहा है कोई व्यक्ति, मतलब साइबर हमले कर रहा है, फिशिंग कर रहा है, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें कर रहा है, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके साइबर अपराध होते हैं। किसी की ऑनलाइन ठगी कर लिया, तो ये सब साइबर अपराध के एक प्रकार से तरीके ही सब साइबर अपराध होता है। साइबर अपराध का प्रेरक किसको मानते हैं? जॉन ली को मानते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 19 नंबर देखेंगे। प्रश्न है इंटरनेट पागलपन किसे कहते हैं? इंटरनेट पागलपन किसे कहते हैं? तो इंटरनेट पर छिपे तौर पर कुछ तरह के किस्से, कहानियाँ या गाने दे दिए जाते हैं जो पूरी तरह काल्पनिक होने के बाद भी उत्तेजक होते हैं। इन्हें बार बार देखने या सुनने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से अर्ध पागलपन की दशा तक पहुंचने लगता है। जैसे आजकल आप रील देखते हैं, अब रील देखते, रील क्या होता है? आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है, और रील देखने की आदत में आप पढ़ाई करने जब बैठते हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ पाते? सबसे बड़ा कारण उसका यही कि आप रील देखते हैं। जब आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हैं रील, तो आपका दिमाग आदी हो जाता है। किसका आदी? वो रंग बदलता रहता है। एक चीज़ आया, एक कॉन्सेप्ट आया, तुरंत 15 सेकंड में वो सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, पूरा जानकारी 15 सेकंड में रील में। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट कोई आ गया, दूसरा कोई आ गया, कोई गाना आ गया, कोई वो आ गया, तमाम प्रकार की जानकारी जो है, अवैध जानकारी, बेकार जानकारी, फर्जी जानकारी आपके दिमाग में जगह बना रही है। जब क्या होता है, जब ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आप क्या करते हैं? परेशान मतलब नहीं होते, एन्जॉयमेंट करते हैं, चूँकि 15 सेकंड में सारी बातें आपकी यानी एक कहानी पूरी हो जाती है। एक-एक प्रकार सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में और रंग तमाम प्रकार के बदलते रहते हैं, तो आपका दिमाग और माइंड पूरा आदी हो जाता है रील देखने का 15 सेकंड के लिए। 15 सेकंड में सारी चीज़ें चाहिए। और जब वो पढ़ने बैठता है, तो जब 1 घंटे पढ़ने के लिए उनसे बोल दो, तब उनके आँख पिराए लागे, वही में चश्मा निकाल के ऐसे झूठे आँख पोछे लगे हैं कि चश्मा निकाले थे, दादा मरी गन पढ़ते पढ़त। अम्मा पापा जैसे ही हैं तैसे किताब उठाए के ऐसे मोड़ पे धइ के ऐसे सोवे लगे हैं। जहाँ पर तो पिताजी उनका सोची हैं, बाबू
हमार मुन्नवा तो सुबह रतिया भर पढ़िस बेचारा सोवत है, चलो सोवे दियो। और रात भर लड़का काव करिस रील देखिस खाली यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, ठीक है। काव करिस रील देखिस, फेसबुक पे वीडियो देखिन खूब चलाए चलाए। तो ये सब का हुआ है, ये सब आदि बनाए दी सी आपका दूसरी मेयर के। अब जब आप पढ़े बैठे तो क्या होता है कि 15 सेकंड 20 सेकंड 10 सेकंड, अब जैसे अगर आप पढ़े बैठो तो 1 घंटा बहुत खींचबो, 2 घंटा से ऊपर ना पढ़बे वो जीवन में। अगर रील देखे लागो तो 2 घंटा से ऊपर ना पढ़बे वो, विश्वास मान लो ना, चैलेंज कर लो, जगह पढ़े खोते आई जाओ, रील देखा थो जे और आई जाओ हमारे साथे पढ़ो, 2 घंटा साथे बैठो, नहीं पढ़ पाओगे। तो क्या होता है, ये अर्ध पागलपन की दशा में पहुंचने लगता है। इसी को इंटरनेट पागलपन बोलते हैं। और आजकल के सारे युवा लगभग में अधिकतर 70% युवा इसी पागलपन के चक्कर में एकदम से खत्म है। खत्म का मतलब ये अर्ध पागलपन की स्थिति में है। यह एक तरह से व्यक्तित्व का विघटन है जो मानवाधिकार के बहुत प्रतिकूल है। मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि वर्तमान में होने वाले अनेक बाल रोग जो हैं कंप्यूटर के विभिन्न कार्यक्रमों का ही परिणाम है। और कंप्यूटर में आजकल आप देखते हैं कि जो ये पबजी वबजी गेम जो था, ये सब क्यों बंद किया गया, इसीलिए बंद किया गया ताकि ये एक प्रकार से बहुत हानि पहुंचाता था पूरे इंडियन सोसाइटी को ही नहीं, बल्कि आप देखेंगे पूरे संपूर्ण विश्व को एक प्रकार से इससे खतरा था। ऐसे ही आजकल इतने गेम वगैरह फैल चुके हैं पूरे इंटरनेट पर। आज आप देखो, अब ये क्या चल रहा है, आईपीएल चल रहा है। अब आईपीएल में भी आप जितने क्रिकेटर हैं, हीरो हीरोइन हैं, बड़े बड़े ड्रीम इलेवन का प्रचार है, प्रचार झोंके हैं। अब ईमेल उठा के देखो, वो 4 ईमेल ड्रीम इलेवन के परा है। व्हाट्सअप देखो, वो चैनल आएगा ड्रीम इलेवन के, झूठे इसमें समारोह लगे रेले हैं। तो इससे क्या होता है, ये इतना माइंड मेकअप आपका कर दिया गया है आजकल के, जिसको आप रो मॉडल मानते हैं पूरे संसार का। ये रोहित शर्मा हुए, ये धोनी हुए, ये फलाने हुए, ये धमाके हुए, इन्हें आप अपना आप एकदम से मान लेते हो कि ये प्रभु हुए, भगवान हुए, आरती उतारो इनके, मार दी 2 छक्का। ओकरे बाद ना कहीं ड्रीम इलेवन डाउनलोड करो, बस फट से जुड़ते प्ले स्टोर खुला, ड्रीम इलेवन डाउनलोड होगा। तो ये सब क्या है, आपका माइंड जो है एकदम से कंट्रोल में हो चुका है। ड्रीम इलेवन में क्या है, उसमें बहुत फास्ट बोल देंगे इसमें वित्तीय जोखिम का खतरा है, बस इतना बोल देंगे। वित्तीय जोखिम बहुत बड़ी चीज है, वित्तीय जोखिम आप लोग नहीं जान पाते हैं उसको। ड्रीम इलेवन लोड करके टीम बनाते हो, एक आध लोग करोड़पति बन जाएंगे, बाकी क्या होता है, बस आप ही का पैसा है वो आप ही लगा रहे हो, जनता से सब कुछ है। और आप देखो सब पागल है, पूरी जनता में पागल है, फंसे हैं वही माँ। हालांकि मुझसे क्या मतलब, आगे तो यही है इंटरनेट पागलपन भैया। इंटरनेट के माध्यम से अब जिसको आप रॉ मॉडल मानते हैं वही एक प्रकार से ड्रीम इलेवन और माई इलेवन सर्किल ऐप, अभी और बड़ा, ये बड़ा, वो बड़ा, तमाम प्रचार, दुनिया भर का दिमाग खराब हो गया इस समय। तो यूट्यूब खोल दो वहाँ पे, फेसबुक खोल दो वहाँ पे, इंस्टाग्राम खोलो वहाँ पे, दुनिया भर का यही ऐड चल रहा है इस समय, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ड्रीम लगाओगे, आधा घंटा 10 घंटा मतलब समय नष्ट होगा, 4-5 घंटा आईपीएल देखोगे, तो पढ़ोगे कब। 15 अप्रैल से पेपर आ चुका है, 15 अप्रैल से सारे विश्वविद्यालय झोंके हैं इसी में, पेपर वे पेपर आ रहा है, इनकी डेट शीट, उनकी डेट, फलाने फलाने सब तो पेपर करवा रहे हैं। 4 महीना अभी दूसरा पेपर दे के लड़के नहीं फुर्सत पाए, पेपर आएगा। वह आईपीएल चलता है, लड़के परेशान है, अलग वमन देखत नहीं कि अरे चेन्नई में, वहाँ रायबरेली देखे में बाज हैं। तो तमाम प्रकार के जो है चीज हो रही है। हालांकि आगे बढ़ते हैं, तो यही सब है। 20 नंबर प्रश्न है, तार्किक बम से क्या तात्पर्य है। साइबर अपराध के द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में व्यापक स्तर पर वायरस डाल करके उसे या तो क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है अथवा नेटवर्क से संबंधित आंकड़ों में इस तरह विस्फोट हो जाता है कि अधिकांश आंकड़े भौतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के साइबर अपराध कोई जो है विद्वेषपूर्ण काम करने जैसी किसी विशेष प्रतिष्ठान को हानि पहुंचाने अथवा उसकी व्यापारिक साख को कम करने के लिए किए जाते हैं। तार्किक बम मतलब कि तार्किक बम यही होते हैं। तो ये एक प्रकार से ऐसे हमले होते हैं जिसकी कोई कामयाब व्यक्ति है उसको एक प्रकार नीचा गिराना है, या ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों के लिए किया जाता है। उनके आंकड़ों को, उनके डाटा को नष्ट करने के लिए ऐसे अपराध किए जाते हैं। साइबर अपराध के लिए सबसे पहले किसको और किस सन में सजा हुई थी। तो साइबर अपराध मतलब सन 1981 में लान मर्फी जो था, ये पहला व्यक्ति था जिसे साइबर अपराध के लिए सजा सुनाई गई थी। ध्यान रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। 1985 में पारित हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत सरकार के द्वारा सन 1985 में मादक द्रव्य विरोधी अधिनियम पारित कब हुआ। मादक द्रव्य विरोधी क्या अधिनियम है। मादक द्रव्य का मतलब होता है बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, दारू, शराब, ये जो हेन तेन दुनिया भर का आजकल के युवा पीते हैं, सुट्टा उट्टा लगाते हैं जा करके।
अब इसको सिगरेट नहीं बोलते, सुट्टा बोलते हैं। आजकल मैं आपको बताऊँ बड़ी-बड़ी विश्वविद्यालयों में जब आप पढ़ने जाएँगे, वहाँ पर बच्चे-बच्चियाँ सब हैं, लड़के-लड़कियाँ सब सिगरेट पीने लगे हैं। एक नया प्रचलन, 2 घूँट चाय पिएँगे और दो बार एक बार सिगरेट सूँघेंगे। ये सिस्टम चल रहा है और अपने आप को एकदम से क्या बनेंगे, उसके बाद में क्या बनेंगे जानते हैं क्या बनेंगे? विद्रोही बनेंगे, मतलब कैसे समझ रहे हैं? आंदोलन करेंगे बैठ कर के छात्र लोग। ये होता है, मैंने देखा है। करना कुछ नहीं है, बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं, बस अपने आप को ख्याति प्राप्त करने के लिए, अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए, विश्वविद्यालय में नेता बनने के लिए ऐसे तमाम प्रकार के कृत्य लोग करते हैं। लोग उनके झांसे में भी आते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो भारत में 1985 में भारत सरकार के द्वारा मादक द्रव्य विरोधी अधिनियम पारित किया गया। यानी जो ये तमाम प्रकार के लोग खाते पीते हैं नशा वाले पदार्थ, वही मादक द्रव्य होता है। तो भारत सरकार के द्वारा 1985 में मादक द्रव्य विरोधी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का पूरा नाम था नशीले और मनोविकारिक पदार्थ अधिनियम 1985। इस कानून में भांग को नशीला पदार्थ नहीं माना गया है। दूसरे नशीले पदार्थों को 3 भागों में ए, बी, सी में बांटा गया है। ए के अंतर्गत यानी ए श्रेणी में वे नशीले पदार्थ आते हैं जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होने के साथ प्राणघातक भी हैं, जैसे हीरोइन। हीरोइन का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपका जो है शरीर भी नष्ट होगा, इसके साथ साथ आपका प्राण को भी खतरा होगा, यानी कि आप के लिए एक प्रकार से जानलेवा बीमारी है। इसके अलावा स्मैक, इसी तरह के ये सब पदार्थ हैं। बी श्रेणी में जैसे कोकीन हो गया, अफीम हो गया, चरस है, गांजा है, ये सब आते हैं। तो ये सब पदार्थ आते हैं जिनका उत्पादन कुछ विशेष पौधों से होता है। सी श्रेणी की अगर बात करें, उसमें आपका नींद, उत्तेजना और तथा नाड़ी तंत्र को प्रभावित करने वाले जो औषधियाँ होती हैं वो आती हैं, जिनका प्रयोग डॉक्टर की संस्तुति के बिना अवैध रूप से कोई व्यक्ति करता है तो वो भी एक प्रकार से नशे के रूप में हो जाती हैं। ठीक है, वही दवा ही नशा है। दवा ही नशा है, अगर वही दारू 2 ढक्कन पियो तो वही दवा हो गई, वही दारू 2 बोतल पी लो तो वही नशा हो गया। समझ रहे हो ना चीज़ों को? तो यही होता है सारी चीज़ें, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न 24 नंबर, अहेंगवादी आत्महत्या को परिभाषित करें। आत्महत्या की सिद्धांत किसने दिया है? आत्महत्या का सिद्धांत इमाइल दुर्खीम ने दिया है। आत्महत्या व्यक्ति जानबूझ करके अपने को नष्ट करने का प्रयास करता है। आत्महत्या का परिणाम व्यक्ति जानता है कि हमको मर जाना है, लेकिन फिर भी वो करता है, वही आत्महत्या होती है। आत्महत्या एक ऐसी सामाजिक स्थिति का परिणाम है जिसमें समूह के नियंत्रण में अत्यधिक कमी हो जाने के कारण से व्यक्ति और समूह का पारस्परिक संबंध इतना ढीला हो जाता है या कमजोर हो जाता है कि व्यक्ति जो होता है अपने को उपेक्षित महसूस करने लगता है, अपने आप को अलग महसूस करने लगता है। उसको लगता है कि अब हमारी दुनिया नष्ट हो गई है। उसको लगता है कि ये जो समाज है ये हमारा ठिल्ली ले रहा है, मजा ले रहा है, हमको एक प्रकार से ये जो है हमारा मजाक उड़ा रहा है। ऐसे जब लोगों को लगने लगता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक प्रकार से वो जानता है कि इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है, तो वो अपने प्राण का एक प्रकार से बलिदान कर देता है और आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या एक दंडनीय अपराध भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वो कमज़ोर हो जाता है, व्यक्ति अपने को उपेक्षित समझने लगता है। दुर्खीम ने पश्चिमी समाजों का उदाहरण देते हुए बताया कि व्यक्तिवाद में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप अधिकांश व्यक्ति अपने निजी सुखों और स्वार्थों को इतना महत्व देने लगते हैं कि इससे पारस्परिक त्याग, प्रेम और सहानुभूति के जो गुण है वो समाप्त हो जाते हैं। यानी दूसरे के प्रति त्याग की भावना खत्म हो जाती है, दूसरे के प्रति प्रेम की भावना मर जाती है, सहानुभूति दूसरे के प्रति, दूसरे के दुख में दुखी, सुख में सुखी नहीं हो पाते हैं, केवल अपना हित ही हित चाहते हैं और जब उनका हित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में वो एक प्रकार से दूसरे का सुख देख नहीं पाते हैं, अपने दुख को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ऐसी स्थिति में फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के जो है केस आप देख सकते हैं। तो यह स्थिति व्यक्ति के अहम के लिए अत्यधिक अपमानजनक होती है, इसीलिए इस आत्महत्या को अहंगवादी आत्महत्या कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दुर्खीम ने एक प्रकार से आत्महत्या की परिभाषा दी, आत्महत्या का कैटेगराइजेशन किया। आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खीम ने कब और किस पुस्तक में प्रस्तुत किया? बढ़िया प्रश्न है। दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत 1897 ईस्वी में प्रकाशित एक पुस्तक है इनकी, उस पुस्तक का नाम है द सुसाइड। द सुसाइड पुस्तक में 1897 में जो पुस्तक प्रकाशित हुई, उसी पुस्तक में उन्होंने आत्महत्या के सिद्धांत पर विस्तार से विवेचना प्रस्तुत करी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए प्रभु, चलो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दियो। 26 नंबर प्रश्न है, आतंकवाद के दुष्परिणाम क्या है? फटाफट से आप बताएंगे। आतंकवाद के दुष्परिणाम की अगर बात की जाए तो पहला दुष्परिणाम यह है कि जनजीवन में असुरक्षा एक प्रकार से आतंकवाद से होती है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है, भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है, सत्ता का दुरुपयोग होता है आतंकवाद से, आर्थिक असमानताओं में वृद्धि होती है, जान माल का खतरा एक प्रकार से बना रहता है, व्यापक क्षति होती है, घातक महामारियां फैलती हैं आतंकवाद से, युद्ध का खतरा भी बना रहता है। ऐसे तमाम प्रकार के दुष्परिणाम आतंकवाद से होते हैं। आतंकवाद एक प्रकार से आप देखते हैं, आतंकवाद को एक प्रकार से उससे निपटने के लिए टाडा एक प्रकार से एक्ट जो है बनाया गया था। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप देखेंगे 27 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए सबसे पहले कौन सा अधिनियम बनाया? तो भारत सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए सबसे पहले 1985 में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि निवारण अधिनियम पारित किया, जिसको आप टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव जो है डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट पास किया, जिसे टाडा के नाम से जानते हैं। टाडा एक अधिनियम है जो कि आतंकवाद से निपटने के लिए बनाया गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन प्रश्नों को जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ठीक है। एक बात यहीं पर आपको और बता दूं कि अगर आप में से कोई को करिकुलर आपके पेपर, जैसे प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी का भी डेट से जारी हो चुकी, 15 से उसका पेपर है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का 15 से पेपर है आपका, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह का 6 तारीख से पेपर, अप्रैल से। इसके अलावा 15 तारीख से और एक विश्वविद्यालय का पेपर क्या बोलते हैं, एक विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय का पेपर है। ऐसे 4-5 विश्वविद्यालय जो कि परीक्षा 15 अप्रैल से करवा रहे हैं, और 2-3 विश्वविद्यालय एकदम फिराक में है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का कब डेट सीट आ जाए कुछ पता ही नहीं है, कब आ जाए कब पेपर करवा लें कुछ नहीं आता पता है। पढ़ाई शुरू कर दो मेरे भाई, अब इसमें आप कोताही मत बरतिएगा। और को करिकुलर कोर्स को लेकर के बहुत सारे बच्चों के बैक आते हैं, तो उनके लिए उस बैक को निवारण करने के लिए मैंने एक चैनल बनाया है, को करिकुलर मास्टर। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ये हमारा दूसरा चैनल है, इस पर को करिकुलर से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। जैसे आप चौथे सेमेस्टर की वीडियो देख रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर की सोशियोलॉजी अभी देख रहे हैं, चौथे सेमेस्टर में आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना है, जो कि आपको मिल जाएगा हमारे दूसरे चैनल पर को करिकुलर मास्टर पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 28 नंबर प्रश्न, निर्धनता किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। निर्धनता, निर्धनता एक सापेक्षिक दशा है, एक सिचुएशन है। निर्धनता का सबसे मुख्य मानदंड होता है व्यक्तियों को न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं प्राप्त ना हो सकना। विभिन्न समाजों में जीवन स्तर की न्यूनतम सुविधाओं की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न होती है। ऐसी स्थिति जिस स्थिति में क्या हो, निर्धनता की अगर बात करें तो ऐसी स्थिति होती है जिस स्थिति में क्या होता है, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप अपने आश्रितों की और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, जो उचित आवश्यकताएं हैं उनकी नहीं कर सकते हैं। उचित आवश्यकता का मतलब रोटी कपड़ा मकान नहीं आप पूरा कर पा रहे हैं, तो आप गरीब हो, आप निर्धन हो, ठीक है। ये होती है निर्धनता। और एक निर्धनता ये भी होती है, मान लेते हैं कि एक समोसा की दुकान पर आप जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, आपके जेब मतलब कि आपके पास पैसे नहीं है और समोसा खाने खूब मन कर रहा है, और पैसा जेब में अक्को नहीं है, घरों पैसा नहीं है, वो भी निर्धनता है। आपका बच्चा कह रहा है कि बप्पा टाफी लेबे, और टाफी खरीदे बप्पा के लगे पैसा नहीं है, निर्धनता है। बप्पस कहा था कि बप्पा हमें बैग चाहिए, पेंसिल खरीद दियो हमरे खातिर, और अगर बप्पा के लगे पैसा नहीं है बेचारे के लगे, तो वो व्यक्ति निर्धन है। निर्धन यह हुए निर्धनता। गोडार्ड महोदय परिभाषा दिए थे निर्धनता के, काव कहत हैं। गोडार्ड महोदय बड़े गदगद वाणी में कहत हैं, गदगद वाणी में काव कहीं निर्धनता की परिभाषा देते हुए सभी लोग दुखी होकर के देंगे। तो गोडार्ड महोदय कहते हैं कि निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव, अभाव माने कमी है, किसका कमी है, उन वस्तुओं में कमी है, या उन वस्तुओं की कमी है, या अपर्याप्त पूर्ति है, यानी ऐसी पूर्ति जो कि पर्याप्त ना हो। जो एक व्यक्ति, यानी कि अगर खानों मिल रहा है तो 4 रोटी खाए मन करता तो ये रोटी अटत थी, वो निर्धनता हुए, ठीक है। तो व्यक्ति तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य का तथा कार्यकुशलता की मतलब की जो कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, यानी कि ऐसा स्वास्थ्य और उसका कार्यकुशलता ना बनी रह सके, उसके आश्रितों का स्वास्थ्य ना ठीक रह पाए, उसकी कार्यकुशलता को एक प्रकार से लेकर के उसके पास खाने पीने के लिए कुछ ना हो, पहनने ओढ़ने के लिए उसकी वो आवश्यकता के अनुरूप ना हो, तो निर्धन व्यक्ति होता है, ठीक है। यानी कि निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या कमी है या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। एपी बर्नवास कहते हैं कि निर्धनता आर्थिक अभाव की स्थिति मात्र नहीं होती है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक वंचन भी होता है, ठीक है। यानी पैसा भी नहीं होता और समाज में उतनी प्रतिष्ठा भी नहीं मिलती है, वो निर्धनता होती है।
29 नंबर प्रश्न है, अल्पसंख्यक की परिभाषा दीजिए। अल्पसंख्यक जानते हैं क्या होता है? अल्प माने होता है कम, संख्या माने संख्या में। अल्पसंख्यक किस अकॉर्डिंग होता है? जैसे मान लेते हैं भारत में अल्पसंख्यक कौन है? ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ये सब अल्पसंख्यक है भारत में। सिख अल्पसंख्यक हैं, लेकिन पंजाब में सिख बौद्ध मतलब कि सिख जो है वो बहुसंख्यक हैं। ऐसे ही आप देखें जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का मानदंड जो है वो अभी तक निर्धारित नहीं है कि क्या कैसे होगा। ये भाषा के आधार पर भी हो सकता है, नहीं कहीं पर कोई भाषा बोलने वाला ज़्यादा, ऐसे मान लेते हैं तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले ज़्यादा है, हिंदी बोलने वाले कम है, तो वहाँ पर हिंदी अल्पसंख्यक हैं और तमिल बहुसंख्यक हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तमिल अल्पसंख्यक हैं और हिंदी बहुसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बारे में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो मानवाधिकार आयोग जो है वो अल्पसंख्यकों के परिभाषा को देते हुए कहता है कि अल्पसंख्यकों के अंतर्गत केवल वे समूह या समुदाय आते हैं जिनकी अधिक जनसंख्या वाले समूहों या समुदायों से भिन्न कुछ अलग संजातीय, धार्मिक, भाषाई और चारित्रिक विशिष्टता होती है, जो अपनी इस विशिष्टता को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, बनाए रखना चाहते हैं। वो अपनी विशेषता यानी अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन को बचाए रखना चाहते हैं, ठीक है। वो होता है एक प्रकार से अल्पसंख्यक, ठीक है। और बड़े जो मतलब कि जो बहुसंख्यक होते हैं वो एक प्रकार से चाहते हैं कि ये लोग हमारे ही सभ्यता को अपनाएं, हमारे ही मतलब कि संस्कृति को अपनाएं। अगला प्रश्न है, भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने पहला अल्पसंख्यक आयोग कब घोषित किया? बताएं। तो भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने पहला अल्पसंख्यक आयोग जो बनाया 1978 में बनाया था, ध्यान रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई? भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति 1979 में की गई थी। बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और अगला प्रश्न है, भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 27% आरक्षण देने का निर्णय किस वर्ष दिया गया? भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 27% आरक्षण देने का निर्णय जो 1992 में किया गया था। और 33 नंबर प्रश्न है, भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पास किया? तो भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पास किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। बाकी और भी प्रश्नों के लिए मैं तैयार हूँ और भी प्रश्न आपको बताऊंगा। तो ये रिवीजन क्लास थी जो मैंने सोचा आपको देनी चाहिए। इसके अलावा मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की वीडियोस आपके समक्ष लगातार आती रहेंगी। तो आप सभी लोग उसके लिए तैयार हो जाइएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष जल्द आएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।